नमस्कार दोस्तों, हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे। ज्यामिति में हम लोग ने बेसिक को सीख लिया था। ज्यामिति कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी मूल इकाई क्या है, इसके प्रश्न क्या हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ, इसको हम लोग देख लिए थे। एक नज़र आइए और देख लेते हैं। तो ज्यामिति जो शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, जियोमेट्रीन। जियोमेट्रीन शब्द से आया है क्या? जियोमेट्री। ये एक यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द है, जिसका मतलब होता है, जियो का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, और मेट्रीन का अर्थ होता है मापना। क्या होता है? मापना, भूमि मापना। इसका मतलब ज्यामिति का संबंध कहीं न कहीं भूमि के मापने नापने से है। ये शब्द, इस शब्द की खोज यूक्लिड साहब हैं, उन्होंने की है। कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड साहब हैं, EUCLID। स्पेलिंग इनकी ऐसी है कुछ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एलिमेंट। एलिमेंट पुस्तक में, इनकी सबसे पहली पुस्तक है एलिमेंट। इसी में इन्होंने किसकी? ज्यामिति की चर्चा की है। इसीलिए इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए ज्यामिति का जनक कौन है, तो यूक्लिड साहब हैं। इसके बाद ज्यामिति की जो मूल इकाई है वो क्या है? बिंदु है। ज्यामिति की मूल इकाई क्या है? बिंदु है। और बिंदु के बिना ज्यामिति की कल्पना करना क्या है? असंभव है। इसके बाद हमने बताया कि ज्यामिति की मूल इकाई क्या है? बिंदु। बिंदु कौन सी? पॉइंट। ज्यामिति की मूल इकाई क्या है? बिंदु है। और बिंदु के बिना ज्यामिति की कल्पना करना ही क्या है? असंभव है। यह ज्यामिति का प्रारंभ ही किससे? ज्यामिति का प्रारंभ, शुरुआत ही किससे माना जाता है? बिंदु से माना जाता है। या हम कहें कि यह हम कलम की नोक या पेंसिल को कहीं पे जब रख देते हैं किसी पेज पर, तो ये जो चिन्ह बन जाता है, इसी को बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते किसे हैं? जब हम लोग किस पेन की नोक को कहीं सादे कागज़ पर कहीं पर रख देते हैं, तो जो हमको निशान मिलता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को बिंदु कहते हैं। इसके बाद जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। जिसकी त्रिज्या जो है जीरो हो, कुछ न हो, शून्य हो। त्रिज्या क्या हो? शून्य हो। त्रिज्या क्या हो? शून्य हो। जिसकी त्रिज्या शून्य हो उसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या बिना आकृति व आकार वाले गणित संकेतन चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिना आकृति व आकार वाले गणित संकेतन चिन्ह, इसकी न तो आकृति है न आकार है, लेकिन ये गणित संकेतन चिन्ह है, तो बिना आकृति या आकार वाले गणित संकेतन चिन्ह को बिंदु कहा जाता है। बिंदु क्या है? बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। भाग मतलब न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु की लंबाई क्या होती है? शून्य। कोई भी लंबाई नहीं होती, एक जगह होता है ना, एक जगह लंबाई नहीं होती, और इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसका क्षेत्रफल नहीं होता, इसका आयतन नहीं होता, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी विमा। तो बिंदु की विमा भी क्या होती है? शून्य होती है। लंबाई शून्य, चौड़ाई शून्य, आयतन शून्य, क्षेत्रफल शून्य, विमा शून्य, त्रिज्या शून्य, सब कुछ क्या होता है? शून्य होता है, कुछ नहीं होता। इसको जीरो डायमेंशनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो डायमेंशनल। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि एक लाइन पर दो
या 3 बिंदु हों किसी एक लाइन पर, समतल लाइन पर 2 या 3 बिंदु हों तो उसको संरेख बिंदु कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा संरेख बिंदु किसे कहा जाता है। किसी समतल लाइन पर 2 से अधिक बिंदु हों तो उसको संरेख बिंदु कहा जाता है। असंरेख बिंदु किसको कहते हैं, जो अलग अलग जगह पर हो, है ना। और जो त्रिभुज बनता है वो असंरेख बिंदु से ही बनता है। किससे? अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज बनाने के लिए किन बिंदुओं की आवश्यकता होगी, तो त्रिभुज को बनाने के लिए असंरेख बिंदु की आवश्यकता होगी। पूछा जाता है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, किसी अतिरिक्त टॉपिक की चर्चा नहीं की जाएगी। फिर पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहते हैं कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी? असंख्य, जितनी मन हो उतनी खींच सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु पर कितनी रेखा? केवल एक रेखा जो है खींची जा सकती है, इससे अतिरिक्त जो है नहीं खींची जा सकती, है ना। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रेखा और कोण की चर्चा करेंगे हम लोग। अगली हेडिंग जो होगी हमारी, जो अक्सर प्रश्न बनते हैं यहाँ से, वो रेखा और कोण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइन और एंगल। लाइन और एंगल, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बने हुए एग्जाम हैं, जो पिछली परीक्षाओं में सीटेट यूपीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर बात करेंगे। बेसिक पर भी बात करेंगे, कोण क्या होता है, रेखा क्या होती है। तो कोण जो है, एक ही बिंदु से उत्पन्न 2 किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब समझ में आया? एक ही बिंदु से उत्पन्न 2 किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए 2 पेन है, ये लाइन है, एक लाइन ये है। एक ही बिंदु से ये 2 लाइनों का जो आपस में झुकाव है, इसी को कोण कहते हैं। जो कोण का आभास हो रहा है आपको, यही कोण है। बनता कैसे है? एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन सीधी खींचिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये क्या है? बिंदु। ये तीर का निशान बनेगा यहाँ। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ से जब 2 रेखाएं निकलती हैं तो इन दोनों के बीच में आपस में ये जो झुकाव है, इस झुकाव के कारण जो बनने वाला कोण है, इसी को कोण एंगल कहते हैं। इसी को कोण या एंगल कहते हैं। ये जो लाइन यहाँ से निकलती है, इसी को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु से निकलने वाले 2 लाइन के आपस में झुकाव के कारण जो कोण आभास होता है, इसी को कोण कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु या इसे उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु या पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। ये अंत्य बिंदु भी कह सकते हैं। अंत्य मतलब इसके इधर कुछ नहीं होता। उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु या प्रारंभिक बिंदु इसको कहते हैं, जहाँ से 2 लाइनें निकलती हैं। जहाँ से 2 लाइनें निकलती हैं, और ये जो लाइन निकली हुई है, इसको भुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। इन दोनों लाइनों को क्या कहते हैं? भुजा।
क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं, अंग्रेजी में साइड, SIDES। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइड, ये डी है, अंग्रेजी में इसको साइड कहते हैं। कोण का मात्रक जो है अंश होता है। सबसे पहले जो कोण का जो सिंबल होता है, एंगल का जो सिंबल होता है, क्या होता है? सिंबल, प्रतीक। सिंबल ऐसे बनता है, कोण का सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है। कोण का मात्रक अंश तथा रेडियन होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? अंश। इसका मात्रक जो है अंश तथा रेडियन, अंश को डिग्री भी कहते हैं। या रेडियन। अंश को ही डिग्री भी कहते हैं। कोण का मात्रक जो होता है, कोण का मात्रक जो होता है वो अंश या डिग्री या इसको रेडियन भी कहते हैं। जब रेडियन को अंश में हमको बदलना होता है तो हम 180/π से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। किससे? 180/π। जब हमको रेडियन को अंश में बदलना होता है, रेडियन को अंश या डिग्री में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं? 180/π से गुणा कर देते हैं। या अंश या डिग्री को, अंश या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, किसमें? रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? π/180 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। रेडियन में जब बदलना होगा तो क्या करेंगे? π/180 से गुणा करेंगे। और जब रेडियन को अंश में बदलना होगा, किसमें? अंश लिख लो, अंश में। अंश में बदलने के लिए π/180 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अंश में बदलने के लिए 180/π और रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। और यदि दो कोणों की माप बराबर हो तो दोनों का जो सर्वांगसम होता है, जो दोनों का कोण जो होता है वो क्या होता है? सर्वांगसम। सर्वांगसम का सिंबल भी होता है, ये दो लाइनें बराबर होती हैं, लाइनें, और इसके ऊपर से ऐसे वक्र रेखा बना देते हैं। इसको सर्वांगसम का सिंबल बोलते हैं, प्रतीक। सब एक जगह मिलेगा नहीं कहीं। सर्वांगसम का सिंबल क्या होता है? दो लाइन खींच करके ऊपर वक्र रेखा बना देते हैं, ये सर्वांगसम। यदि दो कोणों का माप बराबर हो तो दोनों कोण सर्वांगसम होते हैं। दोनों कोणों का माप बराबर हो तो दोनों कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम। माप क्या हो? बराबर हो, देन एंगल क्या होगा? सर्वांगसम होगा। एंगल क्या होगा? सर्वांगसम होगा। आइए इसके सभी कोण के प्रकार के विषय में जानते हैं, कितने प्रकार का होता है। इसका जो पहला नाम है
वो है न्यून कोण। न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसका मान जो है थीटा का मान इसमें 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 ग्रेटर देन न्यून कोण ग्रेटर देन 0 अंश, या समकोण को क्या लिख सकते हैं, समकोण बराबर 90 अंश। एक अंश बराबर, यहाँ से प्रश्न बनता है, कि एक अंश बराबर कितना होता है। एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। एक अंश बराबर एक समकोण बराबर है ना, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड होते हैं, जानते हैं 60 सेकंड। एक लाइन तो मिनट, 2 लाइन तो सेकंड। 60 के ऊपर 1 लाइन तो मिनट और 2 लाइन तो सेकंड, और ये बन गया 0 टाइप का, तो ये हो गया डिग्री। अधिक कोण जो है 180 अंश से, थीटा का मान जो अधिक कोण होता है वो 180 अंश से 180 अंश बड़ा, 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ये ग्रेटर देन मतलब थीटा क्या है, इससे छोटा है, और इससे थीटा क्या है, बड़ा है। जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन अंग्रेजी में। इसको हिंदी में लिखेंगे तो 180 अंश ग्रेटर देन, 180 अंश बड़ा है किससे, अधिक कोण से। अधिक कोण ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा। सरल रेखा, इसका मान थीटा का मान होता है 180 अंश। सरल कोण का मान होता है 180 अंश। सरल कोण का मान थीटा का मान होता है कितना, 180 अंश, या ऋजु कोण या सरल कोण का मान कितना, 180 अंश। कितना, 180 अंश। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण का मान 90 से छोटा होता है हमेशा। न्यून कोण जब दिमाग में आएगा तो 90 से छोटा होता है। समकोण क्या होता है, 90 होता है। अधिक कोण क्या होता है, 180 से छोटा होता है। 180 से छोटा होता है, इसका मतलब 90 से बड़ा होगा ही करेगा। और सरल कोण कितना होता है, 180 होता है। वृहत कोण और कोण है, देखते हैं इसको साफ करके। इसके बाद जो है वृहत कोण है, रिफ्लेक्स एंगल, जो 360 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 180 अंश, मतलब 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा। 360 से छोटा का मतलब ही है कि 180 से बड़ा होगा। और हिंदी में कोण की जगह पर आप थीटा की जगह पर वृहत कोण लिख सकते हैं। 360 अंश ग्रेटर देन वृहत कोण ग्रेटर देन 180 अंश। वृहत कोण का मतलब क्या हो गया, 360 अंश से छोटा।
थीटा क्या है, ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, बड़ा क्या है 360, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर बंद है वो छोटा है, छोटा क्या है 180, 180 से बड़ा क्या है थीटा, थीटा से बड़ा क्या है 360, तो 360 हमेशा वृहत कोण से क्या होता है, वृहत कोण 360 से छोटा होता है। पूर्ण या संपूर्ण कोण, ये सभी अभी इन सभी पे आधारित अभी प्रश्न होंगे। पूर्ण या संपूर्ण कोण, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मान 360 होता है। पूर्ण कोण का मान संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। ये अभी प्रश्न में बनेगा, दिखेगा। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट यूपीटेट में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 होता है, हमेशा याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा, दो कोणों का मान कितना 90, तो एक का मान ऑटोमेटिक अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 45। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ये 180, दो कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, संपूरक कोण 180 होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा 180 अंश होता है। ये दोनों ही आवश्यक हैं, पूछा ही जाएगा, बाकी सबसे तो पूछा ही जाएगा। मान पे आधारित प्रश्न, जो मान दिए गए हैं इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इन दोनों पर निश्चित तौर पर प्रश्न क्या होते हैं पूछे जाते हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रश्नों पे आएंगे हम लोग, तो प्रश्न देखेंगे। जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एक कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक हो। एक कोण है जिसका माप क्या है 180 अंश से अधिक है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा क्या है थीटा, तो वह कोण कौन सा होगा। तो 180 अंश से बड़ा कोण कौन सा होता है ये आपको याद होना चाहिए। 180 अंश से बड़ा कोण कौन सा होता है ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक थीटा छोटा है, सरल में 180 हो ही करता है। ये पूछ रहा है कि थीटा क्या है 180 से बड़ा होना चाहिए, तो सरल के बाद जो वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण होता है इसका थीटा जो है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसके दो नाम हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक कोण जिसका माप 180 अंश से बड़ा है, 180 अंश से अधिक हो, तो वह कौन सा कोण कहलाएगा। ये पूछा गया था एमपी पुलिस 2016 में। इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखेंगे, सही क्रम पूछा गया है। अधिक कोण, या उल्टा कर लीजिए, प्रतिवर्ती कोण ग्रेटर देन ऋजु कोण ग्रेटर देन अधिक कोण, यही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न यूपीटेट 2011 में पूछा गया है कि 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है। 270 अंश का माप, 270 अंश माप का कोण 270 अंश है। 270 अंश माप का कोण किसका उदाहरण होगा, मतलब ये किस कोण में जाएगा। अगर आपको मान याद होगा तो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा, इसी में जाएगा। किसमें, प्रतिवर्ती या वृहत कोण में।
प्रश्न क्या है कि 280 अंश माप का कोण एक उदाहरण है, मतलब किस कोण का उदाहरण है? यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि 270 अंश का माप, 270 अंश माप का कोण किस कोण का उदाहरण है, किस कोण में आएगा ये? तो वृहत कोण में आएगा। वृहत कोण का मान क्या होता है? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। यूपी टेट उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती या वृहत कोण। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है कि दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। एनटीपीसी का सवाल है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिखना ठीक है कि नहीं? प्रश्न है दो पूरक कोण का अनुपात। पूरक कोण जानते हैं आप? पूरक कोण का अनुपात कितना दिया है? 4:5। पूरक कोण यह है। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश होता है। कह रहा है कि पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से क्या करिए? अनुपात ज्ञात करिए। 16:25 विकल्प में है। 16:25 यही आपका उत्तर हो जाएगा। या इसको बेसिक में लगाने का तरीका क्या है कि अल्फ़ा का मान कितना? 4 जोड़ेंगे कितना? 9। और पूरक कोण का मान कितना होता है? 90। ये कितना हो जाएगा? 40। और बीटा कितना है? 5/9 90 50। 40:50। 40:50 को जब हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 40:50। इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 1600, 5 पचम 25, 2500। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 चौक 16, 5 पचम 25। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना? 16:25। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके 16:25 कर सकते हैं। या अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल करके स्क्वायर कर सकते हैं। आ जाएगा 16:25। 16:25। 16:25। अगला प्रश्न जो है, दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है। उन दोनों कोणों के बीच का अंतर बताइए। गिवन है आपको दो पूरक कोणों का अनुपात क्या है? 1:5। मतलब अल्फ़ा अनुपाते बीटा
इज इक्वल टू 1:5। पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है। किसका? पूरक कोण। उन दोनों कोणों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 5 1 6 बराबर 90 है ना। टोटल अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे 6 हो जाएगा। 5 1 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब अंतर पूछ रहा है घटाएंगे, 4 का मान लाएंगे, 90/6 × 4। कटपीट करेंगे कितना? 60। अगला प्रश्न है 72 डिग्री 40 मिनट किसका पूरक है? प्रश्न है आपका 72 डिग्री और 40 मिनट किसका पूरक है? किसका पूरक है पूछ रहा है। अभी आपने जाना कि 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 90 डिग्री को हम जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 89 डिग्री और 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट। 72 डिग्री यहाँ लिखेंगे और 40 मिनट यहाँ, घटाएंगे 20 मिनट हो जाएगा। 8 9 8 17, 17 डिग्री और 20 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। इसका पूरक क्या हो जाएगा? 17 डिग्री और 20 मिनट। छप्पन डिग्री का संपूरक क्या होगा? अगला प्रश्न पूछा गया है कि 56 डिग्री का संपूरक क्या होगा। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। 56 डिग्री का संपूरक बताइए। तो संपूरक क्या होता है? अल्फ़ा और बीटा को मिला करके, दो कोणों को मिला करके कितना होता है? 180। 180 होता है। तो 180 में जब 56 को घटाएंगे, जो मिल जाएगा वही संपूरक। 10 में से 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, 24। 124 डिग्री आएगा। 56 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 180 डिग्री में 56 डिग्री घटाएंगे, आ जाएगा 124 डिग्री। 124 डिग्री इसका क्या हो जाएगा उत्तर? MPSI 2016 में पूछा गया था। NTPC CGL। दो संपूरक कोण का अनुपात 12:13:5 है। दोनों का अंतर क्या होगा? आवश्यक प्रश्न है, देख सकते हैं। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न सीटेट यूपी टेट में देखे जा सकते हैं। दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है। संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है। तो दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर पूछ रहा है। तो अल्फ़ा/बीटा इज इक्वल टू कितना? 13:5। योग कितना होता है? 18 हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा निकालना हो तो ये 13, 13×5 18 और गुणे कितना? 180 होता है। संपूरक कितना होता है? 180 होता है।
ये 10 हो जाएगा, ये 130। 18 का भाग करेंगे 180 में, 10 बार जाएगा और 10 बचा, 10 का गुणा 13 में करेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा? 130। दोनों का अंतर बताइए, अंतर पूछा है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 8 होगा। 8 5 13। 8 पूछा है ना? 8 पूछा है। इसका क्या पूछा है? अंतर। तेरह 18 भाग बराबर 180 हो जाएगा। 13 5 18, अल्फ़ा बीटा मिला करके 180 हो जाएगा। पूछा कितना? अंतर 8। 8 पूछा है। 180 बटे 18 और गुणे कितना? 8। ये हो गया 10 80। 8 भाग का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। संपूरक का मान कितना होता है? अल्फ़ा बीटा दोनों कोणों को मिलाकर 180 होता है। मतलब दोनों को मिलाएंगे। 13 5 18 बराबर 180। अंतर पूछा है, 13 में से 5 गया 8। 8 बराबर 180 उतर गया बटे 18 गुणे 8। एक भाग का मान 180 बटे 18। 8 भाग का मान 180 बटे 18 गुणे 8। काट पीट 80 आ गया। दो संपूरक कोणों का माप बताएं जिनका अनुपात 2:3 है। खैर कोटि पूरक और संपूरक मिल करके प्रश्न बनते हैं। उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है? कह रहा है उस कोण का माप क्या है। उस कोण का माप क्या है, लिखिए। जिसका संपूरक उस कोण का माप क्या है? माप क्या है? उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है? संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। तो संपूरक कितना होता है? 180। संपूरक 180 होता है। पूरक होता है कितना? 90। 180 माइनस थीटा। पूरक कितना? 90 माइनस थीटा। कितना गुना? 3 गुना। संपूरक उसके पूरक के 3 गुना। सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस थीटा, 9 तिरिक 27 माइनस 3 थीटा। इधर आएगा 2 थीटा। 270 में 180 जाएगा। सात 9 8 17। 45।
कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना 45। 180 20 50 70 70 90 3 थीटा 45 से आएगा। 90 तो होगा नहीं, इसमें 90 दिया है। जो भी होगा देखिएगा। थीटा इक्वल टू कितना 45। अगला प्रश्न है, यूपी टेट में पूछा गया है, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप उस कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। उस कोण का माप बताएं जिसके संपूरक का माप संपूरक कोण का माप कोण के पूरक कोण के कितना के पूरक कोण के माप के 4 गुना के बराबर है। कोण के पूरक कोण के पूरक के माप पूरक कोण के माप के माप के 4 गुना के बराबर। चार गुना के बराबर है। यूपी टेट 19 पूछा गया है कि उस कोण का माप बताइए जिसके संपूरक कोण का माप उस कोण के पूरक कोण के माप के 4 गुना के बराबर है। उस कोण का माप बताइए जिसके संपूरक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप के 4 गुना के बराबर है। संपूरक कोण का माप पहले लिखेंगे। कौन है? उस कोण का माप बताइए जिसके संपूरक का माप कितना होता है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माप के कोण के पूरक कोण कितना होता है 90 माइनस थीटा के कोण के माप के 4 गुना के बराबर होगा। पूरक कोण के माप के 4 गुना के बराबर होगा। 180 माइनस थीटा 9 चौक 36 4 थीटा। ये 4 थीटा इधर लाएंगे हो जाएगा 3 थीटा, एक घट जाएगा और 180 उधर ले जाएंगे तो 180 दूना 18 दूना 36 और थीटा का मान हो जाएगा 180/3 3 छंग 18 60 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस
इसका उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है ना। मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, तब 2x + 3y बराबर सीटेट 16 में पूछा गया था। एक प्रश्न है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। x एक कोण है जो अपने पूरक के समान है। पूरक कोण के क्या है? समान है। मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है। y और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। y एक है और y एक ऐसा कोण है जो अपने किसके? संपूरक कोण के क्या है? समान है। तब 2x + 3y का मान क्या होगा? 2x + 3y का मान क्या होगा? पूरक क्या होता है? पूरक कोण कोटि पूरक क्या होता है? 90 अंश। 90 अंश होता है। और संपूरक क्या होता है? 180 होता है। x बराबर, चूँकि x अलग है y अलग है, x + y बराबर 90 होगा। अल्फा + बीटा बराबर 90 है। x + y बराबर 90 है तो x बराबर कितना? 45। और y क्या है? संपूरक है। y कितना? संपूरक में x + y बराबर दो भुजाओं का मान 180 होता है। दो कोणों का मान कितना? 180। तो एक कोण का मान कितना? 9 दूनी 18, 90। तो 2x 45 दूना 90, 2x का मान 45, y का मान 90। 45 दूना 90, 9 तिरिक 27, 27 9 36, 360 डिग्री सेल्सियस। x का मान 45, y का मान 90, 45 दूना 90, 9 तिरिक 27, 270, 27 9 36, 360 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, तब 2x + 3y का मान क्या होगा? x का मान 45। क्यों? क्योंकि x + y बराबर 90 होगा तो x बराबर 45 होगा। और x + y बराबर संपूरक में 180 होगा तो 180 का आधा 90 होता है। 9 दूनी 18, y का मान 90, x का मान 45, 2x + 3y में दोनों का मान रख दिए, आ गया 360 डिग्री सेल्सियस। आइए अब हम लोग रेखा के विषय में भी कुछ जानते हैं। आइए हम लोग रेखा लाइन के विषय में जानते हैं। लाइन क्या है? सबसे पहले लाइन को हम लोग जानते हैं। लाइन क्या है? रेखा जिसकी न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, न ही मोटाई होती है। केवल और केवल क्या होती है? लंबाई होती है। और इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट। कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता। लाइन की खासियत है कि इसमें कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है। यह अनलिमिटेड होता है, अनंत दूरी होता है ना। इसकी केवल लंबाई होती है और यह अनंत तक होता है। और इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड बोलते हैं। यह नहीं लिखा। किन्हीं दो बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और लाइन को दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाते हैं।
किस प्रकार से, ये लाइन खींच देते हैं और यहाँ लिखते हैं AB, या इसका सिंबल जो है, एक सिंबल तो ये हो गया, लाइन खींचिए, दोनों तरफ तीर बनाइए और AB लिख दीजिए, या इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी दिखाया जाता है। लाइन खींच करके यहाँ LMN कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसका सिंबल होता है। लाइन का सिंबल L से भी दिखा सकते हैं, M से दिखा, स्मॉल L, स्मॉल M, स्मॉल N, या लाइन खींच करके AB से दिखा सकते हैं। और रेखाखंड लाइन के किसी एक किनारे से नहीं होता है, किसी लाइन के कहीं बीच से जो है निकाला गया भाग जो होता है उसको रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और दिखाते लाइन को किससे? AB से। रेखाखंड को किससे दिखाते हैं? एक लाइन खींच देते हैं और इन दोनों का अंत बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है, और AB लिखते हैं। ये रेखाखंड का क्या है? सिंबल, प्रतीक। सरल रेखा क्या होती है? सीधी रेखा होती है, जो आपने भी देखा है ना। वक्र रेखा क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। संगामी रेखा क्या कहते हैं? संगामी रेखा जो है किसी एक बिंदु से जो रेखाएं कई बार प्रतिच्छेदित करते हो, कई बार इसको काटती हो, इसको जो है संगामी रेखा कहते हैं। एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखा क्या होती है? दो लाइनों के समांतर रेखा में हमेशा दो लाइनों की जो बीच की दूरी है वो हमेशा क्या होती है? बराबर, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होती। यहाँ 5 तो यहाँ 5, फिर यहाँ भी 5, हर जगह चाहे जहाँ तक जाएगी 5 ही होगा। समांतर रेखा की खासियत होती है, समांतर रेखा की खासियत होती है कि इसके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। और असमांतर में क्या होती है? असमान होती है। और असमांतर में असमान होती है। और असमांतर में खासियत होती है कि ये एक निश्चित दूरी जाने के बाद आपस में क्या हो जाती हैं? आपस में प्रतिच्छेद हो जाती हैं। किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु O पर, O कुछ भी लिख लें, क्या हो जाती है? प्रतिच्छेदित हो जाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। इसके बाद तिर्यक रेखा, दो सरल रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटती है, दो सरल रेखाएं खींची गई हैं और इनको कोई तीसरी रेखा जब काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो इसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। ट्रांसवर्सल लाइन। और इसमें एक खासियत होती है कि इसके 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपसे पूछा जाए किस रेखा में 8 कोण बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं? तिर्यक रेखा में 8 कोण बनते हैं। कुल कितने? 8 कोण। लंब रेखा क्या है? वे रेखाएं जो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें लंब रेखा कहते हैं। वे रेखाएं जो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें लंब रेखा कहते हैं। या दो रेखाओं के मिलने पर जब 90 अंश का कोण बनता है, क्या बनता है? दो रेखाओं के मिलने से जब 90 अंश का कोण बनता है तो इसे ही क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं।
इसे ही लंब रेखा कहते हैं। रेखाखंड आपने देख ही लिया पहले ही कि रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है, प्रत्येक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। सबसे पहली खासियत कि इन दोनों के बीच की एंड पॉइंट के बीच में निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड के बीच में क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। और इसको दर्शाया जाता है कैसे? दोनों एंड पॉइंट करके ए बी से दिखाया जाता है। यदि दो रेखाखंड एक ही लंबाई के हों तो वो सर्वांगसम कहे जाते हैं। पहली बात तो दर्शाया ऐसे जाता है, और अगर ये समान लंबाई के हों दो रेखाखंड तो इसको क्या कहा जाता है? सर्वांगसम। और इसका सिंबल क्या होता है? दो लाइन खींच करके और ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइन थोड़ी सी खींच दीजिए। ये सर्वांगसम का क्या हो गया? सिंबल। किरण किसको कहते हैं? किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें, ये यहाँ से तो एंड पॉइंट है, लेकिन कहाँ तक जाएंगी इनका कुछ पता नहीं है। इसलिए यह एक बिंदु से हो करके अनंत दूरी तक जाती हैं। इनको किरण कहा जाता है। किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे रेखा कहते हैं। सममित रेखा, बहुत प्रश्न इससे पूछा जाता है। सममित या लाइन ऑफ सिमेट्री, सममित रेखा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इससे प्रश्न बनता है, समबाहु त्रिभुज में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पूछा जाता है, सीटेट में प्रश्न आया था कि ये जो डी बना हुआ है, डी में कितनी सममित रेखाएं होंगी, कितनी सममित रेखा बनेगी। सममित रेखा का मतलब ये होता है, जैसे रीजनिंग में होता है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज होता है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि चीज़ें उलट जाती हैं, लेकिन इसमें उल्टी तो नहीं है। जैसे इधर वैसे उधर, जैसे ए बना हुआ है आपका, जब ए का आधा कर देंगे तो जो ए के इधर है वही भाग उधर भी है, एकदम सेम टू सेम होता है। तो इसी को कहते हैं सममित रेखा। कितनी खींची जा सकती है, और खींचेंगे तो जो इधर है वो उधर नहीं मिल पाएगा। डी में एक लाइन ही खींची जा सकती है। किताब में गलत दिया हुआ है, जो सीटेट की बुक है उसमें 2-3 लाइन उत्तर दिया है, एक ही लाइन खींची जाएगी। डी में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केवल एक, ओनली वन। कितनी? ओनली वन, केवल एक लाइन खींची जा सकती है। किसमें? अक्षर डी में। अक्षर ए में कितनी रेखाएं, सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केवल और केवल एक। और प्रश्न पूछे जाते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो समबाहु त्रिभुज में जब हम एक लाइन ये खींच दिए तो जैसा इधर है वैसा उधर भी है ना। जो इधर है वही किधर भी। सबसे पहले ये लाइन खींची जाएगी, तो ये भाग जो है इसको जब पलटेंगे तो यही भाग हमको इधर भी मिल जाएगा, है ना, सेम टू सेम।
और जब ऐसी लाइन खींचेंगे इस वाले कोने से, तो जो भाग इधर है इसको जब पलट देंगे तो उधर चला जाएगा। समबाहु त्रिभुज में कितनी 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं? और भी प्रश्न पूछा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? 29 जनवरी 2012 में पूछा गया था कि एक समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें एक भी लाइन खींची नहीं। सीटेट में पूछा गया था, सीटेट 29 जनवरी 2012 में, कि समांतर चतुर्भुज में कितनी रेखाएं, सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक भी नहीं खींची जा सकती, क्योंकि जब इसको इसे खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर बढ़ जाएगा, इधर ये वाला घट जाएगा, तो ये लाइन भी नहीं खींची जा सकती। और ये लाइन भी नहीं खींची जा सकती, क्यों? क्योंकि ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा। तो सीटेट 2012 में पूछा गया था कि समांतर चतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक भी नहीं, एक भी नहीं। समांतर चतुर्भुज में कोई रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं। समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, नहीं खींची जा सकती हैं। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। दो रेखाखंड AB और CD के सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त है? तो रेखाखंड में सर्वांगसम होने के लिए, रेखाखंड में सर्वांगसम होने के लिए दोनों लाइन का AB और CD का बराबर होना आवश्यक है। AB बराबर CD, 4 विकल्प दिया गया है। AB बराबर CD, AB ग्रेटर देन CD, AB लेस देन CD, D है इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि दो रेखाखंड AB और CD के सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त सही है? ये ऑप्शन दिया है AB ग्रेटर देन CD, बी ऑप्शन है AB लेस देन CD, और सी ऑप्शन है AB बराबर CD, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब तक AB और CD बराबर नहीं होगा तब तक सर्वांगसम कैसे होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। AB और CD बराबर होगा, AB बराबर CD। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। रेखा और कोण के सभी प्रश्न यहाँ पर ले लिए गए हैं, जो पूछे गए हैं या जो और किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सीटेट और यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। आप सभी सेशन को लाइक करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द ही दूसरे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।